कानूनी दांवपेच और न्यायालय की जटिलता को आसान शब्दों में समझाने के लिए हम अपना एक नया संस्करण क्या कहता है कानून की शुरुआत आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड करने जा रहे हैं। शायद ही कोई अछूता होगा जो इस समय चेक से लेन देन ना करता हो। ज़्यादातर व्यापारी चेक से लेन देन को एक सुलभ और आसान तरीका समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में चेक से लेन देन की शुरुआत हुई, उसके चलते चेक बाउंस के मामलों को भी लेकर बहुत ज़्यादा जटिलता और कोर्ट में इसकी भरमार है। चेक बाउंस का प्रकरण अत्यंत साधारण प्रकरण होता है। इस प्रकरण में किसी भी कोर्ट में अत्यधिक भरमार है। वर्तमान समय में अधिकांश भुगतान चेक के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। किसी भी व्यापारिक या पारिवारिक क्रम में लोग द्वारा एक दूसरे को चेक दिए जा रहे हैं। चेक के बाउंस अनादर हो जाने के कारण चेक बाउंस जैसे मुकदमों की भरमार न्यायालय में लगातार बढ़ती जा रही है। नए अधिवक्ताओं के लिए चेक बाउंस का मुकदमा संस्थित करना और कार्रवाई करना रोचक होता है और स्कूल के सामान माना जाता है। जहां नए अधिवक्ता इस चेक बाउंस के प्रकरण को संस्थित करवाने में बहुत सारे विधि के प्रश्न और प्रक्रियाओं को समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से चेक बाउंस को हम क्रमवार प्रक्रिया के स्वरूप में समझाने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो दस्तावेज की भांति है जिसे नए अधिवक्ता सहज के रख सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 की धारा 138 के अंतर्गत संस्कृत किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद को भुगतान किए गए रुपए नगद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुनाने के लिए डालता है, परंतु कुछ कारणों से चेक बाउंस अनादर हो जाता है। वो कारण बैंक के खाते को बंद कर दिया जाना, अकाउंट में पैसा ना होना या फिर चेक को खाते में डालने के लिए रोक या उसको स्टॉप लगा देना। जब भी चेक अनादर या बाउंस होता है तो ऐसे में अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण केस दर्ज कराने का अधिकार होता है। चेक बाउंस का प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसकी कार्रवाई एक आपराधिक न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। लेन देन के मामले वैसे तो सिविल होते हैं, परंतु चेक बाउंस को या चेक बाउंस के इस प्रकरण को आपराधिक प्रकरण में रखा गया है। लीगल नोटिस चेक बाउंस के प्रकरण की शुरुआत लीगल नोटिस के माध्यम से की जाती है। जब चेक बाउंस होता है तो इसके बाउंस होने के 30 दिनों के अंतर्गत चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस अधिकृत अधिवक्ता द्वारा भेजा जाता है, जो 15 दिन का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए चेक देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। उस समय के बीत जाने के बाद 30 दिन के अंतर्गत न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण केस दर्ज किए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। किसी भी युक्त कारण से न्यायालय इस 30 दिन की अवधि को बढ़ा भी सकती है, लेकिन कारण युक्त होना चाहिए। नोटिस कैसे दें? लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री एडी के माध्यम से भेजा जाता है तथा इससे जो रसीद प्राप्त होती है वह चेक बाउंस का प्रकरण लगाते समय जो केस हम आगे दर्ज करेंगे उसमें एक दस्तावेज का कार्य करती है। कोर्ट
कोर्ट फीस, चेक बाउंस के प्रकरण में कोर्ट फीस महत्वपूर्ण होती है। चेक बाउंस के प्रकरण में फीस के 3 स्तर दिए गए हैं। इन 3 स्तरों पर कोर्ट फीस का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है। ये 3 स्तर निम्न हैं। 1 लाख राशि तक के चेक के लिए चेक की अंकित राशि की 5% कोर्ट फीस देनी होती है। 1 लाख से 5 लाख तक के चेक के लिए राशि 4% कोर्ट फीस देनी होती है और 5 लाख से अधिक के चेक की राशि के लिए कोर्ट फीस 3% देनी होती है। दस्तावेज, चेक बाउंस के प्रकरण में परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय के नाम के तैयार किया जाता है। इस परिवाद पत्र में भुगतान के संबंध में कुल लेन देन का जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार से संबंधित सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान किया जाता है तथा इस परिवाद पत्र में परिवादी का शपथ पत्र भी होता है जो शपथ आयुक्त द्वारा रजिस्टर होता है। चेक की मूल प्रति, अनादर, बाउंस रसीद, लीगल नोटिस की प्रति, लीगल नोटिस भेजे जाते समय एक रसीद प्राप्त होती है जिसे सर्विस स्लिप कहा जाता है, जिसमें लीगल नोटिस भेजे जाने का दिनांक अंकित होता है। यह स्लिप दस्तावेजों में लगानी होती है। गवाहों की सूची, अगर प्रकरण में कोई गवाह है तो गवाहों की सूची भी डाली जाती है। प्रकरण रजिस्टर्ड होना जब सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। प्रकरण का रजिस्टर्ड होना तब पूरा माना जाता है जब उसमें सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो केस न्यायालय द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है और एक केस नंबर न्यायालय द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। सम्मन प्रकरण में पक्षकारों का न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थित होने का डायरेक्टली या यूं कहें साफ तौर पर आदेश दिया जाता है। पुनः सम्मन यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपने लिखित अभिकथन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः दोबारा न्यायालय द्वारा सम्मन भेजा जाता है। वारंट विदित रहे कि यह प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सुना जाता है। इस प्रकरण में आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं। यदि आरोपी सम्मन के द्वारा न्यायालय में नहीं उपस्थित हो रहा तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जमानत या गैर जमानती किसी भी भांति का वारंट आरोपी के नाम संबंधित थाना क्षेत्र को जारी कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन, आरोपी जब न्यायालय में उपस्थित होता है तो नेगोशिएबल एक्ट की धारा 145 सेक्शन 2 का आवेदन देकर न्यायालय से क्रॉस की प्रति प्रशिक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन करने का निवेदन करता है तथा न्यायालय द्वारा आरोपी पक्षकार का क्रॉस करने की अनुमति दे दी जाती है। उपधारणा करना, इस प्रकरण में न्यायालय अवधारणा करता है कि चेक देने वाला व्यक्ति दोषी ही होगा, अर्थात उसने चेक पक्षकार को दिया है। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सही है। अब यहाँ पर आरोपी पक्षकार यह सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया। यह साबित करने का भार आरोपी पर ही होता है। समरी ट्रायल, यह एक समरी ट्रायल होता है जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष को बचाव के लिए साक्ष्य उतना अवसर नहीं देता जैसा कि अवसर सेशन ट्रायल में होता है। समझौता योग्य, यह अपराध समझौता योग्य होता है यदि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर न्यायालय से इस प्रकरण को खत्म करना चाहते हैं तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का समन हो जाता है। यह कानून 2018 में संशोधित किया गया है। यह संशोधन धारा 143 ए है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है। यह धारा के अंतर्गत परिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोप
आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित की गई है उसका 20% हिस्सा न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से ऐसी धनराशि परिवादी को दिला सकता है। अंतिम बहस, यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता है तो मुकदमे को आगे चलाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर मामले को अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है और उसके बाद पूर्ण रूप से साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया जाता है कि यह किसके पक्ष में जा रहा है और अंतिम फैसला न्यायालय का सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पर जो पक्षकार है, इसका मतलब जिसको चेक मिला है उसको केवल यह साबित करना, यह सिद्ध करना होता है कि यह चेक मुझे किस कारण से दिया गया था और यदि आरोपी अपने आप को बचाना चाहता है तो उसको यह सिद्ध करना होता है कि यह चेक मैंने दिया ही नहीं है। इन दो बातों पर ही पूरे केस का दामोदार बना रहता है। यदि पक्षकार और आरोपी आपस में समझौता कर लें तो न्यायालय का यह मुकदमा या केस वहीं खत्म कर दिया जाता है, नहीं तो इसका पूर्ण रूप से ट्रायल होने के बाद जिसके पक्ष में ज्यादा साक्ष्य होते हैं उसके तरफ यह केस मुड़ जाता है। इसी तरह की और रोचक वीडियो को हमारे इस संस्करण में देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अजय जैन, लीड दिल्ली के लिए।